नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार आप लोगों के सामने पुनः हाजिर हूँ एक कहानियों का श्रृंखला लेकर के, जिसका विषय वस्तु है हिंदी कहानी। तो है ही साथ वो है क्या कि नेट जेआरएफ की सिलेबस में उसको संग्रहित किया गया है। तो उसी कहानी को मैं यहाँ पे वाचन करूँगा और उससे संबंधित कुछ बातें जो होंगी उसको मैं पहले बता करके और उसका वाचन करूँगा। तो जो भी साथी जुड़े हैं उस साथी से आग्रह है कि कहानी के बाद आप लोग इसमें जो त्रुटियां होगी उस त्रुटियों को बताने की आप लोग कृपा करेंगे, ताकि उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आज का विषय है, यह कहानी है लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम कहानी का प्रकाशन जो है सन 1957 ईस्वी में ठुमरी संग्रह हुआ था। इसके लेखक हैं फर्नीचर नाथ रेणु जी, और रेणु जी का जन्म है 4 मार्च 1921 ईस्वी और मृत्यु 11 अप्रैल 1977, और इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था। और अब मैं इस कहानी के पात्रों की बात करूं तो पात्र है बिरजू, जो 7 वर्ष का है। चंपिया बिरजू की बहन है जो 10 वर्ष की है। बिरजू के माता पिता मखनी फुआ, जंगी, रंगी, जंगी की पतोहू, राधे, बाबू साहेब, सुनरी, लरेना, खवास आदि पात्र इसमें हैं। और इसका विषय है आंचलिक कहानी, और ये आंचलिकता से ओतप्रोत है। ग्राम जीवन में मेले का महत्व। अगर जो साथी अभी सुन रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से आप वास्ता रखते हैं तो आप लोग को इस कहानी में ढेर सारे आनंद मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसा कि हम लोग गांव की मेलों देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को मैं कहानी के विषय वस्तु या कहूँ कि वाचन की ओर मैं चलता हूँ। तो प्रस्तुत है लाल पान की बेगम, जिसके लेखक है फर्नीचर नाथ रेणु। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहवाइन की दुकान छवा गुड़ लाने, सो अभी तक लौट कर नहीं आई। दिया बाती का बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकुर माछी लगी ही थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांग कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? इस कलेवा का अर्थ है कि जो फूली गाछ है मिर्ची की, उसे जो है बागर ने ही जो उसको चबा करके खा गया है। बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोस की मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया ना हो तब तो। इसका अर्थ है कि इसके अन्य भी अभिभावक हैं, उनके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और ये गांव घर का जो है मुख्य बातें हैं कि वो अपने घर के लोगों के इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाते हैं। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई, और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुरमाछी परेशान कर ही रही है। आह आह। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा से हथ छुट्टा बना दिया है तुझे। बड़ा हाथ चलता है ना लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती।
पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते, निसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है, हाँ इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठा कर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन को तैयार हो रही है, रसोई पान कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के ओठों से एक और मरोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे जज्जू की माँ, या के आगे नाथ और न पीछे पगैया, न तब न जाए। जंगी की पतो बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर कहती है, फुआ आ, सर्वे सितर मिट्टी के हाकिम के बासा का फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटकी भेंटी चढ़ाती हो, तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोरा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पतोह मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ाली सासों को एक साथ मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी के, उसका खसम रंगी खुरमा टोली का नामी लठेत है, इसलिए हमेशा सिंह खुजाती फिरती जंगी की पतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली गुलेल की गोलियां की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेर में कौन ढेला फेंके। जीभ के लाल झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मुंह मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोह सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाइए, अरे चंपिया या। जोंगी के पतोह ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़ी को संभाल और मटक के बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन में और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक कर बिजली बत्ती की बात सुनकर ना जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फुआ के टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच एक मीठी गाली निकल पड़ी, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 30 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी कि चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टॉप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाले सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, क्यों मुझे मारती है? ये सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जरगार कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूं? हर जाई जो फिर कभी बाजे न मुरलिया
गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जूंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाए निगाह से देखने लगा। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और आंगन पर माँ ने शकरकंद के बदले क्या दिया वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैलाई। देना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंका तुम पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है? बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतारो, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरी छोटी छोटी खोटी निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं। माँ ने झिझकी दी। एक शकरकंद छीलेगा तो 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई थी, फिर लौटाने का नाम नहीं। जल्दी जा। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचा के चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए। दिया बाती बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गारी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोरी टोली में किसी ने गारी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली की मियाँजान की गारी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोई टोले में किसी ने गारी मंगनी नहीं दी? तब मिल चुकी गारी। जब अपने गांव के लोग की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली की मियाँजान की गारी का क्या भरोसा? ना जाने 3 में न 13 में क्या होगा शकरकंद छिलकर। रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर। देख चुक्की जी भर कर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंच गई, पुरानी हो चुकी होंगी। बिरजू छोटी कराही सिर पर औंध कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकोरी का शाही के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागर को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टूर टूर मुझे जरा नहीं सुहाता। टूर टूर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी भगवान टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? बेसी बकबक मत करो। बागर के गले में झुमकी खुलती बोली चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि उड़न जहाज पर चढ़कर नाच दिखाए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जारे के समय कुछ इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाने सीख चुका था। उसने चंपिया के कानों के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे?
गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छींट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पेंट पहनेगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगा। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर के बिरजू की माँ चटाई पर परी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। आपने जानते उसने किसी देवी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौती की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो। महावीर बाबा मनौती दोनी करके चढ़ाएंगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जगी की पतहू की बातें चुभती। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बहू पतहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट पतौल के ओजन हुआ है भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कोरमा टोली के एक आदमी को समझाया। कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है। लाठी करो तो 2-4 बीघा जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी की फतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हमरते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कहकर पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन के उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उत्ता, जरा सा लड़का, जमींदार का बेटा है। चंपिया बिरजू सो गया। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर। तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दो, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। खपची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ ने दिन रात मंझा कर देती रहती है। तो ले चुके थे जमीन, रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी, जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं तो क्या होगा। जोरू जमीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। इस बात से ठनक पहुंचा बिरजू के पापा को और उसने जमीन को स्वीकार के लेना। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। जो ऐसा गोबर गणेश घरवाले उसे मिला। कौन सा शोख मोज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू की बैल की तरह खटकर सारी उम्र काट दी। कभी 1 पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से ले कर बाहर ही बाहर बैल हट्टा ले चले। बिरजू की माँ एक बार नमरी नोट देखने को नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए,
उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे, बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे दिन की बैलगाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी। भगवान जाने फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे 2 साले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब आएगी पतली जीभ वाली पुतरिया, सब हंसती आएगी हंसती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी, 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में घड़ी का तेल डालता है। उसकी अपनी जमीन है, किसी के पास एक धूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अघनी लोगों के भिख डीठ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गारी भी है, खरखराती है। हूँ, दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गारी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके तो देख। आ चंपी, भाग के जा। चुपके चुपके चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव को टट्टी के छेद में जा आई, छेद से झांक आई। हाँ मैया, गारी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी कुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू ने बाप के बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तार गई। जरूर मलदहिया टोले वालों में गांजे की चिलम चल रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, हाँ, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, ना चिराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावले होकर पैदल ही तो चली नहीं गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा ब्रिजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ ने के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ, उठती क्यों नहीं? ले धान की पंचशीस, रख दे धान की बोलियों पालियाँ का छोटा छोटा झब्बा झोपड़ियों में उसारे पर रख कर उसने कहा, दिया बालों। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो गया होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियां का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन में मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अब शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? उलझती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अघन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से
बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कर है रे तू, इस दुश्मन के मारे कोई नीम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुड़मुन है। यह लो। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। तो मैं जिस कहानी को पढ़ रहा हूँ वह कहानी उसी क्षेत्र में पढ़ रहा हूँ बैठ करके, और उसी क्षेत्रीय गांव में ही मेरा घर है। तो हो सकता है कि आसपास की आवाज़ें आप लोगों को आती होगी, तो उसका भी आप लोग आनंद लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी तो कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोई टोले वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पल के मारते ही बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? यहाँ पे एक इस लाइन है, इसका बहुत ही मार्मिक अर्थ है कि अगर आप प्रेम से किसी स्त्री को अगर बोल देंगे तो आपके सामने जान भी हाजिर करने को वो तैयार रहेगी। तो यही एक है कि कहती कि तुम पलक मारते, लेकिन भले वो पलक मारते, ये व्यंग्यात्मक बोलिए या उनको बड़प्पन बता रहे हैं कि तुम पलक मारते ही एक टोकरी रोटी बना लेगी। अब 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? आगे बढ़ता हूँ। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बजा कर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी और एक टक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू ना होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज तो दे। ए फुआ आ, सुनती हो फुआ आ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया और का आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा दी जाती। बिरजू की माँ ने फुआ की अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, तो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जागती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाजा किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक है सहुआइन। राम कहो, उस रात को हफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले में और कई की डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसलकर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताके पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारे शाम से ही कुछ नहीं खाया है। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया कहने लगी, तुम क्या जानो,
कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के दूध के बिरजू के टूटे दूध के दांतों के फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। फिर सभी ठहाका मार पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खा रहा, एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पेंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके नहीं। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रुपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक दिख रहा है, मानो नाच की लाल पान की बेगम मैं ही हूँ। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी की पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतहू नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी की रुकते ही जंगी की झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घोर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पतोहिया नाच देखने कैसे जाए? असरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी खाली पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी। घर के झोपड़े से राधे की बेटी सुंदरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी से उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं आ गई है। गिलट कर झुमकी करा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आजा, जल्दी आए। जंगी की पतू लरीना की बीबी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पतहू को। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहों का गौना 3 ही माह पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आ गई, चंपिया, सुनरी, लरीना की बीबी और जंगी की पतोहू, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाती है, मतलब बहुत ही बेहतरीन गीत गाती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिका पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती काहे है? जहाँ भूल जाओगी बगल में
मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया जरा जोर से, गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैल को बोल दूंगा कि धीरे धीरे चल। जंगी की पतोहू ने चंपिया कान में जाकर पास में घूंघट से जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमी से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पतोहू है। गौने की साड़ी में से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखें को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिली किनारे मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यहीं पे कहानी का विराम होता है। तो आप सभी साथी बताएं कि यह कहानी सुन करके आपको कैसी लगी है, और जहाँ भी त्रुटि है वो बताने की कृपा करें। और आप सभी साथी इस कहानी का आनंद तो ले ही, और हो सकता है कि मेरे इर्द गिर्द की जो आवाज़ें गूंज रही है उसका भी आनंद ले, वो भी आपको बेहतर लगेगा। तो अब यहीं अंत करता हूँ। आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे त्रुटि बताने की कृपा करें। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।